नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज पर हमारा खास प्रोग्राम किस्सा बाजार का। एक मुल्क जो आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और हमारे नेता, हमारे नीति निर्माता और हमारा मीडिया हर मंच से चिल्लाकर कह रहा है कि टुडे इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन चुके हैं। टॉप 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड में हमारा नाम शामिल है। एक ऐसा देश जिसके शेयर बाजार रोज आसमान की नई ऊंचाइयों को छू रहे थे, जहां हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा था। एक ऐसा देश जो कि बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने का ख्वाब देख रहा है। बड़े बड़े मंचों से वादे किए जा रहे हैं कि इंडिया विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी सून। लेकिन फिर इसी भव्य ग्रोथ स्टोरी के शोर के बीच, इसी विकास के ढोल नगाड़ों के बीच हमारी अपनी करेंसी यानी कि हमारा अपना भारतीय रुपया अचानक हाफने लगता है। सवाल यह है कि इन तमाम शानदार, चमचमाते और बड़े बड़े आर्थिक दावों के बीच इस रुपए के साथ आखिर क्या हुआ? जो देश ग्लोबल सुपर पावर बनने की रेस में इतनी तेजी से दौड़ रहा है, उसकी करेंसी डॉलर के सामने इतनी लाचार, इतनी बेबस कैसे हो गई है? क्या ये सिर्फ ग्लोबल संकेत का कोई अस्थायी झटका है? रूस यूक्रेन संकट, ईरान युद्ध या अमेरिका की नीतियों का कोई तात्कालिक असर है? या फिर यह दशकों से चली आ रही हमारी अपनी उन स्ट्रक्चरल गलतियों, उन बुनियादी नीतिगत खामियों का नतीजा है, जिन्हें सुधारने के बजाय हमारी सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ आग लगने पर कुआं खोदने का काम किया है? आज के किस्सा बाजार में हम बात करेंगे डॉलर के उस ऐतिहासिक चक्रव्यूह की, जिसने हमारा रुपया आज से नहीं बल्कि पिछले कई दशकों से फंसा हुआ है। समझने से पहले आपको अपने दिमाग में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के उस सबसे बड़े मिथक और झूठ को निकालकर बाहर फेंकना होगा, जिसमें बड़े गर्व से दावा किया जाता है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तब 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर हुआ करता था। यह पूरी तरह से बकवास है, सरासर झूठ है। आजादी का सच बनाम व्हाट्सएप का झूठ। 1947 में डॉलर 3 से 4 रुपए के बीच, 1 रुपया बराबर 1 डॉलर बिल्कुल झूठ। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से बदला वैश्विक नियम। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का बॉस बना डॉलर। 1947 में व्हाट्सएप तो छोड़िए, इंटरनेट का नामो निशान नहीं था। लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में इस झूठ को इस तरह फैलाया गया है जैसे ये कोई ऐतिहासिक सत्य हो। सच्चाई यह है कि आजादी के वक्त हमारा रुपया अपनी हैसियत के लिए अमेरिकी डॉलर की तरफ देखता तक नहीं था। उस दौर में हमारा रुपया ब्रिटिश पाउंड से बंधा हुआ था, क्योंकि हम पर ब्रिटिश हुकूमत का राज था। उस वक्त 1 पाउंड की कीमत करीब 13 रुपए 33 पैसे हुआ करती थी। और अगर उस दौर के ग्लोबल मार्केट के हिसाब से हम डॉलर और पाउंड की तुलना करके रुपए का भाव निकालें, तो साल 1947 में 1 डॉलर की कीमत करीब 3 रुपए 30 पैसे या 4 रुपए 76 पैसे हुआ करती थी। यानी कि रुपया कभी भी डॉलर के बराबर नहीं था। तो फिर सवाल उठता है कि ब्रिटिश पाउंड की उस मजबूत छत्रछाया से निकलकर हमारा रुपया आखिर इस डॉलर के जाल में क्यों फंसा और कैसे फंसा? इसकी कहानी शुरू होती है साल 1944 के ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने की कगार पर था। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं मलबे में तब्दील हो चुकी थी। तभी दुनिया के 44 देशों के बड़े नेता अमेरिका के ब्रेटन वुड्स शहर में इकट्ठा हुए, ताकि तबाह हो चुकी दुनिया के लिए एक नया इकोनॉमिक सिस्टम, एक नया वित्तीय ढांचा बनाया जा सके। यही वो ऐतिहासिक जगह थी जहां इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक का जन्म हुआ था। अमेरिका उस वक्त दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक ताकत बनकर उभरा था। उसने इस वैश्विक संकट का पूरा फायदा उठाया और पूरी दुनिया से अपनी बात मनवा ली कि अब से ग्लोबल ट्रेड यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का नया बॉस सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर ही होगा। उस कॉन्फ्रेंस में तय किया गया कि डॉलर की कीमत सोने से तय होगी और बाकी पूरी दुनिया की करेंसी की कीमत डॉलर के मुकाबले मापी जाएगी। बस यहीं से ब्रिटिश पाउंड का सदियों पुराना दबदबा हमेशा के लिए खत्म हो गया।
आजादी के बाद भारत भले ही कुछ सालों तक अपनी पुरानी आदतों के चलते पाउंड से जुड़ा रहा, लेकिन दुनिया भर में कच्चे तेल से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों तक जब सब कुछ सिर्फ डॉलर में खरीदा और बेचा जाने लगा, तो भारत की मजबूरी बन चुकी थी कि विदेशी व्यापार में बने रहने के लिए हमें भी डॉलर की ही शरण में जाना पड़ा। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। भारत अपनी नई नई आजादी के बाद संभलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर आया 60 का दशक। यह दशक स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी भयानक और खौफनाक आर्थिक बुरे सपने से कम नहीं था। एक के बाद एक संकट भारत पर टूट रहे थे। साल 1962 में चीन के साथ अचानक युद्ध छिड़ गया, जिसमें कि देश को बड़ा आर्थिक और मानसिक नुकसान हुआ। और अभी हम उससे संभले भी नहीं थे कि साल 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग शुरू हो गई और इन दो युद्धों से ऊपर से पूरे देश में ऐसा भयानक और विनाशकारी सूखा पड़ा कि खेतों में दरारें आ गई थी। उन्नीस पहला आत्मघाती शॉर्टकट। इंदिरा गांधी ने रातों रात घटाया रुपए का मूल्य। डॉलर अचानक 4.5 से 7.5 हो गया। बिना सरप्लस एक्सपोर्ट के लिया गया शॉर्टकट। नीतिगत गलती से देश में आई भयानक महंगाई। हमारे पास न तो अपने देश के करोड़ों जनता का पेट भरने के लिए अनाज बचा था और न ही विदेशों से सामान मंगाने के लिए कोई विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेक्स रिजर्व बचे थे। हम पूरी तरह से लाचार होकर अमेरिका से मिलने वाले PL 480 अनाज समझौते की भीख पर निर्भर हो चुके थे। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद देश की नई प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। भारत की इतनी लाचार और कमजोर हालत को देखकर वर्ल्ड बैंक, IMF और अमेरिका ने इंदिरा गांधी की सरकार पर चौतरफा भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया। उनका कहना बिल्कुल साफ था कि अगर भारत को आगे कोई भी विदेशी मदद या कर्ज चाहिए तो उसे अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करना होगा, यानी अपनी मुद्रा का डिवैल्यूएशन करना होगा। अब यहाँ आपके लिए अर्थशास्त्र का एक बुनियादी नियम समझना बेहद जरूरी है। इकोनॉमी का बेसिक नियम कहता है कि अगर आप अपनी करेंसी की वैल्यू आधिकारिक तौर पर गिराते हैं तो आपके देश से बाहर जाने वाले एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात सस्ते हो जाते हैं। जब आपका सामान विदेशों में सस्ता होगा तो दुनिया आपसे ज्यादा माल खरीदेगी और इसके बदले में विदेशी पैसा यानी कि डॉलर आपके देश में आएगा। यहाँ एक और बारीक अंतर समझ लीजिए जो अक्सर लोग नहीं जानते। साल 1992 के बड़े लिबरलाइजेशन रिफॉर्म से पहले देश की करेंसी की वैल्यू को घटाना या बढ़ाना पूरी तरह से सरकार और रिजर्व बैंक के हाथ में होता था। अगर सरकार ने खुद बैठकर फाइल पर साइन करके रुपए की वैल्यू घटाई तो उसे डीवैल्यूएशन यानी कि अवमूल्यन कहते हैं, और अगर सरकार ने वैल्यू बढ़ाई तो उसे रिवैल्यूएशन कहा जाता है। लेकिन 1992 के बाद सरकार के पास से यह ताकत छीन ली गई और ये सीधे मार्केट फोर्सेस यानी कि बाजार की मांग और आपूर्ति के हाथ में चली गई। आज के दौर में जो रुपया हर रोज ऊपर नीचे होता है उसे मार्केट चलाता है। जब मार्केट के दबाव से करेंसी की वैल्यू घटती है तो उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसलिए आज 2026 में जो रुपया 96 पर पहुंचा है उसे हम कहते हैं कि रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, क्योंकि इसे सरकार ने नहीं बल्कि मार्केट के थपेड़ों ने यहाँ पहुंचाया है। खैर, अब वापस लौटते हैं इतिहास के उस काले दिन पर, 6 जून 1966, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वो फैसला लिया जिसने देश की राजनीति और इकोनॉमी को झकझोर कर रख दिया। द 1991 प्रोजेक्ट के ऐतिहासिक दस्तावेजों और आर्काइव्स के मुताबिक इंदिरा गांधी सरकार ने रातों रात एक झटके में रुपए की वैल्यू को 36% से ज्यादा घटा दिया, यानी कि उसका ऐतिहासिक डिवैल्यूएशन कर दिया। इसका जमीनी मतलब यह हुआ कि जो अमेरिकी डॉलर वो 6 जून की सुबह सूरज उगते ही एक झटके में 7 रुपए 50 पैसे का हो गया। यह फैसला इतना अचानक और गोपनीय था कि तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराज गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्हें लगा कि इंदिरा गांधी ने अमेरिकी दबाव के आगे घुटने टेककर पूरे देश की नाक कटवा दी है। इस पूरे फैसले की ड्राफ्टिंग उस वक्त के रिजर्व बैंक के गवर्नर PC भट्टाचार्य और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर
आईजी पटेल जैसे देश के सबसे बड़े दिग्गजों ने की थी, लेकिन इस बहुत बड़े फैसले में एक बुनियादी और जानलेवा गलती थी। एक्सपर्ट्स की चेतावनी बिल्कुल साफ थी कि करेंसी की वैल्यू गिराने का फायदा यानी कि एक्सपोर्ट का बढ़ना सिर्फ और सिर्फ तब मुमकिन है जब आपके कारखानों में, आपके खेतों में दुनिया को बेचने के लिए कोई सरप्लस माल तैयार खड़ा हो। भारत इस वक्त खुद भयानक अकाल और सूखे की मार झेल रहा था। हमारे पास दुनिया को बेचने के लिए कुछ भी नहीं था। नतीजा क्या हुआ? हमारा एक्सपोर्ट तो एक नया पैसा नहीं बढ़ा, लेकिन क्योंकि हमने खुद ही अपनी करेंसी की कीमत मिट्टी में मिला दी थी, इसलिए विदेशों से आने वाली जरूरी मशीनें, फर्टिलाइजर और अनाज रातों रात 36% महंगा हो गया। पूरे देश में हाहाकार मच गया और भयानक महंगाई आ गई। 1966 का यह वह पहला खतरनाक शॉर्टकट था जिसने भारतीय इकोनॉमी को एक ऐसे दलदल में धकेल दिया जहां हम हमेशा के लिए इंपोर्ट पर निर्भर रहने वाले लाचार देश बनकर रह गए हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने के बजाय सरकारों ने सिर्फ कागजी शॉर्टकट का रास्ता चुन लिया। और इस शॉर्टकट की बीमारी सिर्फ 1966 तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसके बाद आने वाली हर रंग और हर विचारधारा की सरकारों ने इसी शॉर्टकट को अपनी मुख्य आर्थिक नीति बना लिया। जब भी देश पर संकट आता, बुनियादी सुधार करने की बजाय सरकार जो है विदेशी कर्जा लेकर मामला शांत कर देती थी। इसी इंपोर्ट डिपेंडेंसी यानी कि आयात पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता ने ठीक 25 साल बाद यानी कि साल 1991 में देश को एक ऐसे विनाशकारी कगार पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर भारत को अपनी बची कुची इज्जत बचाने के लिए दुनिया के सामने अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा। उन्नीस सौ 91 दिवालियापन और राष्ट्रीय शर्म। सिर्फ 3 हफ्ते के आयात का पैसा बचा, देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंचा। आरबीआई ने 47 टन सोना लंदन भेजा। राष्ट्रीय शर्म के बाद शुरू हुए आर्थिक सुधार। 80 का दशक खत्म होते होते हमारी अर्थव्यवस्था अंदर से पूरी तरह खोखली और जर्जर हो चुकी थी। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि देश में आने वाले डॉलर्स और बाहर जाने वाले डॉलर्स का अंतर जीडीपी के 3.1% के खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका था। आसान भाषा में कहें तो हमारी औकात अठन्नी कमाने की थी और हम खर्चा रुपया कर रहे थे। हम पूरी तरह से कर्ज के पैसे पर ऐश कर रहे थे, लेकिन इस खोखली व्यवस्था पर असली और आखिरी हथौड़ा हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में चला। तारीख थी अगस्त 1990। इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने अचानक अपने पड़ोसी देश कुवैत पर हमला कर दिया। खाड़ी युद्ध की शुरुआत हो गई। इस एक युद्ध ने ताश के पत्तों की तरह चल रही भारतीय इकोनॉमी के दोनों पैर एक साथ काट दिए। पहला झटका यह लगा कि ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम रातों रात $15 प्रति बैरल से उछलकर $40 के पार पहुंच गए। भारत का ऑयल इंपोर्ट बिल अचानक दोगुने से ज्यादा हो गया। और दूसरा सबसे बड़ा झटका यह लगा कि खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों भारतीय अपनी जान बचाकर वापस भारत लौटने लगे। इसका सीधा मतलब यह था कि जो अरबों डॉलर्स की फॉरेन रेमिटेंस है वो हर महीने भारत भेजते थे। इसका सीधा मतलब यह था कि जो अरबों डॉलर्स की फॉरेन रेमिटेंस वो हर महीने भारत भेजा करते थे वो रातों रात आना बंद हो गई। नतीजा यह हुआ कि साल 1991 की शुरुआत आते आते भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पाताल में पहुंच गया। हमारे पूरे देश के खजाने में महज $1.2 बिलियन ही बचे थे। यह रकम इतनी मामूली थी कि इससे पूरे देश के लिए सिर्फ अगले 3 हफ्तों तक का ही तेल इंपोर्ट किया जा सकता था। भारत दुनिया के सामने दिवालिया घोषित होने की कगार पर आ चुका था। उस वक्त चंद्रशेखर देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। वैश्विक रेटिंग एजेंसियों ने हमारी क्रेडिट रेटिंग को घटाकर जंक कैटेगरी में डाल दिया। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो चंद्रशेखर सरकार ने बेहद खामोशी से और बेहद सीक्रेट तरीके से एक बड़ा फैसला लिया। कस्टम विभाग द्वारा जब्त किया गया करीब 20 टन सोना
चुपचाप चार्टर्ड विमानों में लादा गया और इसे स्विट्जरलैंड के यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को भेज दिया गया ताकि उसके बदले तुरंत $200 मिलियन की फौरी राहत मिल सके। लेकिन इकोनॉमी का गड्ढा इतना बड़ा था कि पैसा ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर साबित हुआ। जून 1991 में पीवी नरसिम्हा राव देश के नए प्रधानमंत्री बने और उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का नया वित्त मंत्री बनाया। इन दोनों को समझ आ गया कि देश की सांसें उखड़ने वाली हैं। और फिर जुलाई 1991 में वो हुआ जिसे आज भी भारतीय आर्थिक इतिहास में एक राष्ट्रीय शर्म की तरह याद किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह तय किया कि भारत अपने सरकारी खजाने का 47 टन शुद्ध रिजर्व सोना लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड की तिजोरियों में भेजकर गिरवी रखेगा ताकि उसके बदले दुनिया हमें $400 मिलियन का लोन दे दे। जुलाई के महीने में भारी सुरक्षा और सीक्रेसी के साथ चार्टर्ड हवाई जहाजों के जरिए 4 अलग अलग किश्तों में ये सोना बाहर भेजा गया। ये ऑपरेशन कितना खौफनाक था इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब मुंबई के मिंट रोड से बख्तरबंद गाड़ियों में सोना एयरपोर्ट ले जाया जा रहा था तो बीच रास्ते में अचानक एक सिक्योरिटी वैन का टायर फट गया। करोड़ों के सोने से भरी वैन सड़क पर रुकते ही अधिकारियों की सांसें अटक गईं। आनन फानन में भारी हथियारों से लैस कमांडोज ने वैन को घेरा। युद्ध स्तर पर टायर बदला गया और उसे एयरपोर्ट पहुंचाया गया। जब अगले दिन न्यूज़पेपर्स में खबरें छपी तो पूरे देश के होश उड़ गए। एक आम हिंदुस्तानी के लिए उसका सोना उसके घर की इज्जत और खानदानी प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। लेकिन इसी गहरे राष्ट्रीय संकट ने आखिरकार दिल्ली के गलियारों में सो रही सरकार की नींद को हमेशा के लिए तोड़ दिया और इसी संकट की कोख से जन्म हुआ भारत के ऐतिहासिक एलपीजी रिफॉर्म्स का, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। भारत के बंद बाजार दुनिया के लिए खोल दिए गए, लाइसेंस राज का खात्मा हुआ और विदेशी कंपनियों को भारत में आने की खुली एंट्री मिली। 1991 के उस कड़वे घूंट ने हमें तात्कालिक तौर पर दिवालिया होने से तो बचा लिया, लेकिन क्या हमने उस भयानक क्राइसिस से कोई ठोस दूरगामी और स्ट्रक्चरल सबक सीखा? क्या हमने चीन की तरह अपने देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोई नीति बनाई? इसका सीधा और कड़वा जवाब है नहीं। हमारी सरकारें बस उस संकट के टल जाने की खुशी मना रही थीं। – 2013 हॉट मनी का माया जाल। 2013 में विदेशी निवेशकों ने अचानक निकाला डॉलर। भारत दुनिया की 5 कमजोर इकोनॉमीज में शामिल। माज कुछ महीनों में रुपया 68 के पार पहुंचा। एनआरआई के महंगे कर्ज से बचाई गई अर्थव्यवस्था। साल 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब भारत ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया। पूरे देश के लिए एक गर्व का पल था, लेकिन अमेरिका ने बौखलाहट में आकर भारत पर बेहद कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। विदेशी निवेशकों ने रातों रात भारतीय शेयर बाजारों से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया और हमारा रुपया फिर गिरने लगा। उस वक्त देश के फॉरेक्स रिजर्व को बचाने के लिए वाजपेयी सरकार ने कोई बुनियादी रिफॉर्म करने के बजाय एक बार फिर वही पुराना शॉर्टकट अपनाया और बाजार में रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स उतार दिए। विदेशों में बसे एनआरआई भारतीयों से भारी भरकम ब्याज पर डॉलर उधार मांगे गए। संकट टल गया। वाजपेयी सरकार ने हाईवे और टेलीकॉम में शानदार काम भी किया, लेकिन कच्चे तेल और सोने के इंपोर्ट पर हमारी भयंकर निर्भरता जस की तस बनी रही। साल 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। किस्मत से साल 2004 से 2008 के बीच पूरे ग्लोबल मार्केट में जबरदस्त बूम था। विदेशी निवेशकों ने भारत के शेयर बाजारों में डॉलर्स की बारिश कर दी, जिससे रुपया मजबूत होकर $1 बराबर 39 से 40 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन वो मजबूत रुपया हमारे किसी सॉलिड एक्सपोर्ट की कमाई नहीं था, वो हमारे शेयर बाजार की हॉट मनी थी। हॉट मनी यानी कि वो विदेशी पैसा जो सिर्फ
शॉर्ट टर्म मुनाफे के लिए आता है और ग्लोबल मार्केट में जरा सी हलचल होते ही उड़ जाता है। और फिर साल 2013 में वही हुआ। इस इतिहास में टेपर टेंट्रम कहा जाता है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने सिर्फ एक इशारा किया कि वो अब अपनी ब्याज दरें बढ़ाना शुरू करेंगे और भारत के बाजार में बैठे विदेशी निवेशक रातों रात अपना डॉलर निकालकर अमेरिका भागने लगे। नतीजा यह हुआ कि मई 2013 से अगस्त 2013 के बीच रुपया 55 के स्तर से ढहकर सीधा 68 के पार चला गया। मॉर्गन स्टैनली ने भारत को दुनिया की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट में डाल दिया। उस समय भी सरकार ने रघुराम राजन को आरबीआई गवर्नर बनाकर भेजा और एनआरआई खातों पर भारी ब्याज देकर यानी कि महंगा कर्जा मांगकर अर्थव्यवस्था पर एक अस्थायी मरहम लगाया। और इसी शॉर्टकट वाली व्यवस्था के खिलाफ साल 2014 के आम चुनाव में एक जबरदस्त माहौल बनता है। देश के मंच पर एंट्री होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने देश की जनता को नारा दिया, मेक इन इंडिया और मजबूत रुपया। सरकार ने बड़े तामझाम के साथ मेक इन इंडिया का बिगुल फूंका ताकि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। आज जब हम साल 2026 के मई महीने में खड़े हैं तो मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं। आइए देखते हैं कि इन 12 सालों में आज रुपए और हमारी अर्थव्यवस्था की हकीकत क्या है। $2026 $700 बिलियन का चक्रव्यूह। साल 2014 में डॉलर था 98.94 रुपए। साल 2026 में रुपया 96 के पार। विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन के पास। स्ट्रक्चरल कमियों से रुपए पर लगातार दबाव। अगर हम आज के जमीनी आंकड़ों को देखें तो भारत एक मामले में साल 1991 और साल 2013 वाले संकट से पूरी तरह आजाद है। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व करीब $700 बिलियन के ऐतिहासिक स्तर पर खड़ा है। इसका सीधा मतलब है कि आज भारत दुनिया के सामने दिवालिया तो बिल्कुल नहीं होने वाला और न ही हमें अपना सोना गिरवी रखने की कोई नौबत आने वाली है। लेकिन इस हेडलाइन के पीछे के बारीक आंकड़ों को पढ़ना बेहद जरूरी है। अभी हाल ही में देश के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने CII के एनुअल समिट में साफ साफ बताया कि हमारा यह $700 बिलियन का रिजर्व हमें करीब 10 से 11 महीनों का ही इंपोर्ट कवर करके देता है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अगर आज रात से पूरी दुनिया में भारत में एक भी नया डॉलर आना बंद हो जाए तो हमारे पास जो पैसा जमा है उसके बूते हम सिर्फ 11 महीने तक ही अपनी जरूरत का कच्चा तेल या जरूरी सामान विदेशों से मंगा सकते हैं। तो फिर सवाल वहीं घूमकर खड़ा हो जाता है कि इतना भारी भरकम रिजर्व होने के बावजूद हमारा रुपया आज साल 2026 में इतिहास के सबसे निचले स्तर यानी कि 96 के पार कैसे आ गिरा। इसका जवाब भी वही पुराना और कड़वा है जो कि स्ट्रक्चरल बीमारियां इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और वाजपेयी के दौर में थी, वो आज भी इकोनॉमी की नसों में दौड़ रही है। मेक इन इंडिया के तमाम दावों के बावजूद हम आज तक अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को चीन के स्केल तक नहीं ले जा पाए हैं। आज भी हमारी जरूरत का 80 से 85% कच्चा तेल हमें डॉलर चुकाकर इंपोर्ट करना पड़ता है। आज भी टन के हिसाब से सोना विदेशों से आ रहा है। हम आज भी इस भारी भरकम डॉलर के खर्च को अपने एक्सपोर्ट की कमाई से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो रुपए के इन 96 साल के लंबे सफर, गिरती कीमतों के इस पूरे इतिहास और हमारे सिस्टम की इस कड़वी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को समझने के बाद अब असली सवाल यह है कि क्या हमें पैनिक या डरने की जरूरत है? क्या रुपया वाकई आईसीयू में है, जैसा कि सोशल मीडिया पर हेडलाइंस बनाकर सनसनी फैलाई जाती है? तो किस्सा बाजार के इस निर्णायक पड़ाव पर आकर हमारा विश्लेषण कहता है कि बिल्कुल नहीं। इतिहास गवाह है कि भारत ने हर आर्थिक संकट को एक बहुत बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म यानी कि बुनियादी सुधार में बदला है। आज साल 2026 में भारत इस डॉलर के चक्रव्यूह को भेदने के लिए एक बहुत ही साइंटिफिक, दीर्घकालिक और आक्रामक रणनीति पर काम भी कर रहा है।
जो बेहद मजबूत पिलर्स पर टिकी है। किस्सा बाजार के आज के इस विशेष एपिसोड में मेरे साथ बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बाजार की एक नई कहानी, एक नई बारीक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज।